नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे योगी की दहाड़, गठबंधन पर प्रहार। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ पहुंचे। राजनांदगांव में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग तो कहते थे राम है ही नहीं, जबकि गांधी जी के भी आखिरी शब्द राम थे। कहा राम के नाम पर कांग्रेस ने हमेशा से राजनीति की है। सीएम योगी ने कहा कि जिन पर महादेव आप गोबर घोटाला, कोयला घोटाला का आरोप है, एफआईआर दर्ज की गई है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी की सरकार में घोटालेबाजों की नहीं चलेगी। कांग्रेस की सरकार ने गोबर में भी घोटाला कर डाला। गौ माता की तस्करी की जा रही थी और अपराध बढ़ रहे थे। वहीं कोरबा की सभा में भी योगी ने विपक्षी दलों की खबर ली। कहा कि इस बार एनडीए 400 सीटों का आंकड़ा पार करने जा रही है। साथ ही एनडीए प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का ननियाल है, माता कौशल्या का मायका है। जितने अभिभूत उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी हुए हैं, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला के पुनर्आगमन पर उससे ज्यादा खुशी छत्तीसगढ़ वासियों को है। और इसीलिए तो छत्तीसगढ़ के बहन और भाई जहां अभिभूत हैं, आनंदित हैं, वहीं मुझे छत्तीसगढ़ के अपने बहन भाइयों के साथ आज चुनावी सभाओं के माध्यम से संवाद बनाने का अवसर प्राप्त होगा। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रभु के आगमन पर अभिभूत हो, आनंदित हो, उनसे बढ़िया दूसरा तो नहीं होगा। और यहाँ पर राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर में आज जनसभाएं की हैं योगी आदित्यनाथ ने और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष में घोटालेबाजों को भी टिकट दिया जा रहा है, हालांकि बीजेपी में घोटालेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि राम के नाम पर विपक्ष ने हमेशा राजनीति की है और पहले विपक्ष इस बात को स्वीकार भी नहीं कर रहा था कि राम है, और वोट बैंक को लेकर अब कह रहे हैं राम सबके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर में जनसभाएं की। छत्तीसगढ़ में सीएम योगी ने की ताबड़तोड़ जनसभाएं, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष राम के नाम पर राजनीति कर रहा है। छत्तीसगढ़ में सीएम योगी ने की ताबड़तोड़ रैलियां और विपक्ष पर जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ। और अब बात करेंगे संदेह और मलाल ईवीएम पर सवाल। बसपा प्रमुख मायावती ने अमरोहा में पार्टी उम्मीदवार मुजाहिद हुसैन के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी आसानी से केंद्र की सत्ता में वापस नहीं आने वाली। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर संदेह जाहिर करते हुए दावा किया कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस नहीं आने वाली। बसपा प्रमुख रविवार को अमरोहा में पार्टी उम्मीदवार मुजाहिद हुसैन के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस, भाजपा और इनके अन्य सभी सहयोगी दलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आजादी के बाद केंद्र और राज्यों में सत्ता ज्यादातर कांग्रेस के हाथों में रही, लेकिन अधिकांश मामलों में गलत नीतियों के कारण उसे केंद्र तथा राज्यों की सत्ता से बाहर होना पड़ा। सिर्फ पिछले
कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा हम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है। इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा कार्य नहीं किया है। ईवीएम को लेकर मायावती ने संदेह जताया है। बसपा प्रमुख मायावती ने ईवीएम पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो बीजेपी सत्ता में आसानी से काबिज होने वाली नहीं है। फिलहाल मायावती ने ईवीएम को लेकर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि निष्पक्ष हुए चुनाव तो बीजेपी की हार तय। बसपा प्रमुख मायावती ने ईवीएम पर जमकर निशाना साधा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सीरप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीरप, क्या कुछ जानकारी है? मायावती ने आज सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही साथ ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए हैं। सीरप, आवाज आ रही है आपको? शीरप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जयवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, क्या कुछ जानकारी है? बसपा प्रमुख मायावती ने आज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और साफ साफ कहा है कि निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी की हार होगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में गाजियाबाद में मतदान होना है और आज बसपा सुप्रीमो मायावती गाजियाबाद पहुंची। कबीरनगर रामलीला मैदान में उनकी जनसभा थी। जनसभा में मायावती ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, तमाम तरह के सवाल भाजपा पर उठाए हैं। वहीं अगर बात करें तो ईवीएम को लेकर मायावती ने सख्त रुख अपनाते हुए कठोर विरोध जताया है। मायावती का कहना है कि जो ईवीएम के द्वारा जिस तरह से चुनाव होते हैं वो कहीं ना कहीं वो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। यदि सरकार, चुनाव आयोग इन चुनावों को जो मतदान है तो साधारण यानी कि मतपत्र के माध्यम से कराएगा, बैलेट पेपर के माध्यम से कराएंगे तो रिजल्ट उसका कुछ और आएगा। वहीं भाजपा सत्ता से दूर रहेगी और सत्ता के नजदीक नहीं आ पाएगी। जिस तरह से भाजपा का विरोध चल रहा है, तमाम तरह के आरोप आज मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ईवीएम पर भी लगाए हैं। अब देखना होगा कि ईवीएम की जो जिस तरह से तमाम अन्य दल भी पहले से ही ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं, ईवीएम की सत्यता पर सवाल उठाते रहे हैं, वहीं आज मायावती ने एक बार फिर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ईवीएम पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती का ईवीएम पर निशाना और ईवीएम पर सवाल उठाए और कहा कि निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी की हार होगी। और अब बात करेंगे साजिश का आरोप, पूछा क्या दोष। झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया ब्लॉक की महारैली हुई।
इस दौरान सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो सीएम केजरीवाल को मारना चाहते हैं, उन्हें दवा की सही खुराक नहीं दी जा रही है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मैं पूछती हूं कि मेरे पति की क्या गलती थी, उन्हें जेल क्यों भेजा गया है। उन्होंने दिल्ली के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सुनीता ने जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बेवजह जेल में डाल दिया गया। सुनीता केजरीवाल ने भी कहा कि अरविंद जी को आईएएस की नौकरी मिली, लेकिन उन्हें समाज सेवा का जुनून था। उन्होंने 2006 में नौकरी छोड़ दी और समाज सेवा करने लगे। 2011 में आंदोलन हुआ, आप सभी उस आंदोलन के बारे में जानते हैं। जनता के हक के लिए 2 बार लंबा अनशन किया। वह शुगर के मरीज हैं, डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया था, लेकिन वो नहीं माने और अपनी जान दांव पर लगा दी। वह उसूलों के पक्के हैं। पहली बार जब दिल्ली के सीएम बने तब 49 दिन में ही इस्तीफा दे दिया। उन्हें सत्ता से कोई मोह नहीं है, वो सिर्फ देश सेवा करना चाहते हैं। आज आप ही बताइए, इनका क्या कसूर है? हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर है? अदालत ने उन्हें गुनाहगार नहीं ठहराया, कोई दोष साबित नहीं हुआ, फिर भी गुंडागर्दी से, छल से, कपट से उनको जेल में डाल दिया। कहते हैं जांच चल रही है। ये कैसी जांच है जहां आप बेगुनाह को बिना दोष कोई दोष साबित हुए जेल में डाल दो? ये तानाशाही है। ऐसी तानाशाही बर्दाश्त करेंगे आप लोग? भगवान करे ऐसी तानाशाही किसी को ना देखने को मिले। मेरे पति का क्या कसूर है? यही कि उन्होंने दिल्ली में सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, अच्छी शिक्षा दिलवाई, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। मोहल्ला क्लिनिक की तो चर्चा दुनिया भर में है। आज आप ही बताइए, इनका के प्रवेश क्या कुछ जानकारी है। राज्य में आज जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल गरजी है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल आज झारखंड पहुंची और आम आदमी पार्टी के वो स्टार प्रचारक भी हैं। उन्होंने सीधे तौर पर जो है बीजेपी पर हमला किया और सबसे बड़ी बात है, उनका कहना ये है कि राजनीति बहुत गंदी चीज है और अरविंद केजरीवाल को जेल में दवाई तक नहीं दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खाने तक में जो है कैमरा लगाया जा रहा है। वो शुगर के मरीज है, उनको इंसुलिन की आवश्यकता है, लेकिन बीजेपी दे नहीं रही है। और लगातार जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर हमला किया, उसे जो सीधे तौर पर कहें तो स्टार प्रचारक के रूप में आज उन्होंने जो है झारखंड में जाकर आम आदमी पार्टी के लिए एक माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। बिल्कुल, फिलहाल ये जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल ने आज केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मेरे पति को शुगर है और उन्हें इंसुलिन तक मुहैया नहीं कराई जा रही है, उनके खाने पर कैमरा से निगरानी की जा रही है और तमाम चीजें आज यहाँ पर सुनीता केजरीवाल द्वारा कही गई है। और अब बात करेंगे झटका हाथ कमल का साथ। भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत भाजपा मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस के नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पटका पहनाकर कांग्रेस के 3 नेताओं को सदस्यता दिलाई है, जिसमें सुरेश गंगवार, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त कोऑर्डिनेटर उधम सिंह नगर, पूर्व कांग्रेस जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार, इसके साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू व कांग्रेस विधायक प्रत्याशी रही अनुकृति गोसाई ने भी भाजपा की सदस्यता ली है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीते दिन ही सुरेश गंगवार, अनुकृति गोसाई का हमें प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात उन्हें सदस्यता दिलवाई गई। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान पंचायत चुनाव तक जारी रहेगा और कई अनेक नामों भी प्रस्ताव में हैं, जिन्हें तय समय पर भाजपा ज्वाइन कराई जाएगी। देखिए, मुझे बहुत खुशी है आज कि जो हमारा नेतृत्व है उसने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर जिस तरीके से एक सपना उन्होंने विकसित उत्तराखंड का देखा है, वोकल फॉर लोकल को जिस तरीके से वो पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, ये सभी चीजें मुझे प्रभावित करती है और मुझे उम्मीद है उस नारे को अभी पंचायत चुनाव और गति मिलेगी, नगर पालिका चुनाव और गति मिलेगी और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के
अपना सहयोग देंगे। अनुकृति जी का कल ही मुझे प्रस्ताव प्राप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। मैंने भी अपने संबंधित नेतृत्व से बातचीत करने के बाद और फिर मैंने अपनी सहमति दी है। हमारे गंगवार जी, आपने क्योंकि कांग्रेस पहले छोड़ दी थी, लेकिन आपने भी दो दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की है। देखिए, मैं सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विश्वविद्यालय प्रमुख रह चुका हूं, रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में, और मैं आदरणीय मोदी जी की नीतियों से, आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों से, आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी नीतियों से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की नीतियों से, सबकी नीतियों से खुश होकर और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो इस तरह की जो विचारधारा, जो कार्यशैली है, उसको खुश होकर हम लोगों ने। देखिए, मुझे बहुत खुशी है आज की और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शुभम कोटाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी है? आज अनुकृति गोसाई ने जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन करी है और सुरेश गंगवाल ने आज भाजपा में शामिल हुए, रेणु गंगवाल आज भाजपा में शामिल हुई हैं, तो 3 बड़े कांग्रेस नेता जो हैं वो आज बीजेपी में शामिल हुए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें तो ये लगातार जो भाजपा का सदस्यता अभियान कार्यक्रम है, इसमें लगातार हम देखते आ रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के जो बड़े शीर्ष नेता हैं, छोटे से बड़े सारे नेता, वो भाजपा लगातार ज्वाइन करते आ रहे हैं। हालांकि हम देखें तो बीते 19 अप्रैल को प्रथम चरण में लोग 5 सीटों पर राज्य की चुनाव हो चुका है, लेकिन ये कार्यक्रम अभी भी जारी है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो भाजपा मनोबल की दृष्टि से ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है और तमाम इसमें जो कांग्रेस के बड़े नेता, पदाधिकारी तमाम इसमें भाजपा में शामिल होते नजर आए। और आज हम देखें तो एक चौंकाने वाली बात नजर आई, जो एक कयास शुरू से लगाए जा रहे थे, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत थे, उनकी बहू अनुकृति गोसाई ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है। हम आपको बता दें कि बीते 16 मार्च को उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कयास लगाए जा रहे थे कि हाल ही दिनों में ये भाजपा को ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक भाजपा ज्वाइन नहीं की थी। अब अचानक एक खबर आई कि वो भाजपा को ज्वाइन करने वाली है। इसके साथ ही हम देखें तो जो सुरेश गंगवार और उनकी पत्नी रेणु गंगवार, जो कि ऊधम सिंह नगर कांग्रेस से जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, उन दोनों ने पार्टी को छोड़ दिया है। उनका कारण बताया गया कि पार्टी को इसलिए छोड़ दिया गया कि पार्टी उनको कहीं तवज्जो नहीं दे रही थी, चुनाव में किसी तरह की उनको तवज्जो नहीं दी गई, बैठक में नहीं बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये स्पष्ट होता नजर आया कि कहीं ना कहीं जब मान सम्मान उनको एक वरिष्ठ नेता के तौर पर मिलना चाहिए था, उसकी कमी उनको खली। यही कारण उन्होंने बताया है कि इसी कारण से वो भाजपा में आए हैं। वहीं हम बात करें हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई का, तो उनका मानना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर और राम मंदिर निर्माण और तमाम जो कार्य भाजपा ने किए हैं उससे प्रभावित होकर वो आई हैं। लेकिन हम इसका दूसरा पहलू देखें तो दूसरा पहलू उसका साफ तौर पर स्पष्ट देखा जाता है कि जब कैबिनेट मंत्री भाजपा के समय में रहे हरक सिंह रावत, जब कांग्रेस में आए भाजपा छोड़कर, तो उन पर पाखरो प्रकरण घोटाले को लेकर जांच बैठी और सीबीआई और ईडी जांच उन पर बैठी। लगातार हमने देखा है कि कई दफा ईडी उनके समन जारी कर चुके हैं, कई दफा उनके घर पर छापेमारी हो चुकी है। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल आज 3 नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। और अब बात करेंगे पंजे का नहीं शोर, बीत गया दौर। देश की सबसे पुरानी पार्टी का पूर्वांचल कभी उसका मजबूत गढ़ हुआ करता था, फिर भी इस गढ़ के 13 में से 12 सीटों पर इस बार कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार नहीं है। लोकसभा चुनाव के इतिहास में ये पहला मौका है जब 12 सीटों पर ईवीएम में कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान हाथ का पंजा नहीं होगा। कुल मिलाकर पहली बार पूर्वांचल की 13 में से 12 सीटों पर ईवीएम में पंजा नहीं दिखाई देगा। चुनाव मैदान में कहीं सपा तो कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता वोट मांगते दिखेंगे। बता दें कि कांग्रेस ने वाराणसी छोड़कर अन्य सभी सीटों पर इंडी गठबंधन के अन्य सहयोगियों को समर्थन दिया है। वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव मैदान में नहीं होंगे। पूर्वांचल में वाराणसी और आसपास के 3 मंडलों में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से ज्यादातर वो लोकसभा क्षेत्र है जहां वर्षों तक कांग्रेस का एक तरफा वर्चस्व रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पूर्वांचल की 13 में से 12 सीटों पर
कांग्रेस का नाम नहीं है, कांग्रेस प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस देश की पुरानी पार्टी है और आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 12 सीटों पर कांग्रेस नहीं चुनाव लड़ रही है, क्या मैसेज, क्या संदेश आ रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर इस बार हम चुनाव की दौर देख रहे हैं तो पूर्वांचल में और वाराणसी के आसपास के 3 मंडलों की अगर हम बात करें तो 13 लोकसभा सीटें हैं और इनमें सबसे ज्यादा एक समय जो है कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था एक समय, और वर्चस्व की लड़ाई में कांग्रेस अपने आप को सबसे ज्यादा मानती थी, क्योंकि उस समय की अगर हम बात करते हैं तो कमलापति त्रिपाठी या त्रिभुवन नारायण या विश्वनाथ गहरी, श्यामलाल यादव, जुमेन रेशम, तो ये एक ऐसे नाम हुआ करते थे जो जिन नामों को लेकर के लगातार कई बार सीटों पर हैट्रिक लगा चुके थे या 4 या 5 बार जो है जीत दर्ज कर सके थे। लेकिन इस बार की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस को मात्र 17 सीटें मिली हैं और इस 17 सीटों में हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश माफ करिए जगह पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वांचल में मात्र एक सीट ऐसी है जो वाराणसी, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ लगभग 13 में से 12 सीटें जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है वहां पर। तो ये एक सबसे बड़ी बातें हैं कि यानी कि पूर्वांचल की जो 13 सीटें हैं उन 13 सीटों में 12 उम्मीदवारों समाजवादी पार्टी के हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से एक साथ आकर के इस बार कांग्रेस जो है चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के पास मात्र जो है 17 अपने उम्मीदवार हैं। उन 17 उम्मीदवारों की बात करें, लेकिन जानकारी साझा करने के लिए ईवीएम में नहीं होगा इस बार पंजा। 13 में से 12 सीटों पर कांग्रेस प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ती नजर नहीं आ रही है। और अब बात करेंगे जाति, राजनीति और विकास। जातिवाद की जरूरत क्या आज भी राजनीतिक पार्टियों का आधार बना हुआ है? क्या उम्मीदवारों का चुनाव जाति के आधार पर होता है? जाति पर एतराज तो है, फिर भी वही चुनाव मिजाज भी है। सभी पार्टियां कहती हैं कि उनके लिए जाति महत्वपूर्ण नहीं है, वो केवल विकास पर ध्यान देते हैं। फिर भी कई राजनीतिक पार्टियों का गठन ही जाति के आधार पर होता है और गठबंधन में जाति समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब सवाल यह है कि क्या जाति की अहमियत कम हो रही है? क्या प्रत्याशियों की जीत हार का अभी भी कारण जाति ही है? भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा हो या अन्य छोटे दल, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में विकास की बात तो करती हैं, लेकिन जब टिकट वितरण की बात आती है तो सभी दल जाति पर ही आकर अटक जाते हैं। एक तरफ जहां एनडीए का अपना जातिगत समीकरण है तो वहीं सपा, पीडीए, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक की बात करती है, वहीं कांग्रेस जातिगत जनगणना के माध्यम से जातिगत समीकरण साध रही है। इसके अलावा अपना दल, भाजपा, आजाद समाज पार्टी, ये सभी दल जाति की राजनीति के दूरी बने हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश सभी राजनीतिक दल करते हैं, हालांकि खुलकर इस पर बात कोई नहीं करता। जी बिल्कुल, देखिए आपको पता है कि जातीय राजनीति जो उत्तर प्रदेश में तो और भी अपने चरम पे, अन्य राज्यों की हालांकि थोड़ा जो है अगर देखेंगे तो थोड़ा कम लगती है। उत्तर प्रदेश में जो जातीय राजनीति है, आप देखिए एक अगर 80 लोकसभा सीटें की अगर आप आंकड़ा निकाल लें तो जो सुरक्षित सीटें हैं वहां की हालत को छोड़ दीजिए, लेकिन वहां भी अगर देखेंगे जाति समीकरण वहां सभी राजनीतिक पार्टियां जरूर लगाती हैं, कौन किस जाति से कितने बिलोंग करते हैं, कितनी जनसंख्या है। अगर राजनीति जो है अगर देखा जाए तो जाति और धर्म से ही उत्तर प्रदेश में चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे एनडीए हो या उनके घटक दल हो या चाहे जो है इंडिया गठबंधन जो इस समय बना हुआ है उनके जो घटक दल है जो साथ में है, इस सब मिल के जो है अगर देखा जाए रेशियो जो निकलता है वो जाति की आधार पे राजनीति का जो है एक बहुत बड़ा तब जो है एक आधार खड़ा किया जाता है। ठीक है कौशलेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि चुनाव में जाति का प्रभाव पड़ेगा या किस तरीके से जनता वोट करती है, ये देखना होगा। चुनाव में जाति का कितना प्रभाव, क्या यह अभी भी है चुनावी मिजाज, ये फिलहाल जनता तय करेगी।
और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी आग। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग में लगी आग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर स्थित है ये बिल्डिंग। आग लगने से आसपास क्षेत्र में मचा हड़कंप। निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी आग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर स्थित है बिल्डिंग। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। निर्माणाधीन बिल्डिंग में आग लग गई और ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? प्रवेश, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? आवाज आ रही है आपको? निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी आग। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें साथ ही साथ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। काले धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि अचानक ही इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में आग लग गई। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग में आग लगी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर है स्थित बिल्डिंग। आग लगने से आसपास क्षेत्र में मचा हड़कंप। ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली से खबर, निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी आग। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग में लगी आग। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरीके से आग की घटना सामने आई है, इसको लेकर फिलहाल आग की जो गाड़ियां हैं मौके पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात ये है कि बताया ये जा रहा है कि आग के कारण लगी है। आग बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी सबसे बड़ी अहम कड़ी ये है कि उसमें कुछ लोग होने की भी आशंका जताई जा रही है। उसकी अभी थोड़ी देर बाद खुलासा हो जाएगा। जी बिल्कुल प्रवेश, अगर हम बात करें तो क्या इस बिल्डिंग में मजदूर वगैरह थे, क्योंकि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग थी? तो बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों के अंदर होने की आशंका जरूर जताई जा रही है और आग जो है शॉर्ट सर्किट के कारण बताई जा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी फिलहाल रेस्क्यू जारी है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर मौजूद है। लगातार वो राहत और बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा कि कितने लोग फंसे हुए, लेकिन ये आशंका पूरी जताई जा रही है कि अंदर लोग फंसे हुए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी आग। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दमकल की तमाम गाड़ियां मौके पर मौजूद। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।